रचना की बात भी नहीं है। देखो तो महाराष्ट्र विधानसभा का कुछ 12-13 महीने पहले चुनाव हो गया। जिस ढंग की राजनीति उस चुनाव में थी, बिल्कुल वही बात अगर आज हो रही है तो और क्या होने वाला था। बिल्कुल वही है, आंकड़े वही है, लेकिन जो जो कुछ हुआ है वो हम समझकर देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है नया कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल वही है। अब देखो, अगर इधर 288 छोटी बड़ी नगर पालिका नगर परिषद वगैरह है, वहां अगर उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे उनको साथ आ रहे हैं तो उनका बेटा हो या उनकी पार्टी का कोई नेता एक जगह मीटिंग तक लेने नहीं गया। और दूसरी तरफ आप देखो, देवेंद्र है, एकनाथ है या अजीत दादा है, वो अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए घूम रहे थे। तो फर्क वहां पता चलता है ना। आप चुनाव में सीरियस नहीं हो। बात ये थी, ये मैं इसलिए आपको इंगित किया, आप बोल रहे वो बात ये थी कि इनका चुनाव मीडिया लड़ रही थी। ये जो चुनाव अभी हुआ 288 निकाय चुनाव के, उसमें असलियत में लड़ रहा था कौन? तो यूट्यूबर्स लड़ रहे थे। इनको मानने वाले या उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए या जो इनकी चमचेगिरी करने वाला मीडिया है, वो बस गुब्बारे फूला रहा था। अरे आप वहां पहुंचोगे नहीं। एक बात सीधी होती है कि ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड। आप तो अभी हिंदी में मुंबई से खबरें आती है तो सुना होगा, ठाकरे ब्रांड, दो भाई इकट्ठा हो गए। पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। अब आप सोचो कि इसका तो मार्केटिंग हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन मार्केटिंग को सप्लाई चेन भी होनी चाहिए। अब आपके लिए कोई ग्राहक जाके दुकान में बोलेगा कि ठाकरे ब्रांड का ये चीज दे दो, तो बोले कौन सा ठाकरे ब्रांड? हमारे दुकान में तो ठाकरे ब्रांड की कोई चीज है ही नहीं। तो क्या करोगे आप? तो मीडिया में एक चीज की एडवर्टाइज बहुत हो गई, लेकिन माल ना सप्लायर के पास था ना दुकानदार के पास था। एक मुझे बोलो कि आदित्य ठाकरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहा है मुंबई कॉरपोरेशन के लिए, कैसे होगा? ठाकरे हाथ उद्धव ठाकरे हाथ फैलाकर बोलते मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, तो मानो वोटर ने भी उनको बता दिया। ये जो अभी चुनाव हो गए उसमें वोटर ने ठाकरे को भी, उद्धव ठाकरे को बता दिया आपको देने के लिए भी हमारे पास वोट नहीं है। ये चुनाव का अगर निचोड़ निकालना है तो मैं यही निकालूंगा कि वोटर उद्धव ठाकरे को बता रहा है कि आपके पास हमारे को हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे पास भी आपको देने के लिए वोट तक नहीं है। बस यही निचोड़ है, ऐसे मैं मानता हूं। देखिए, कांग्रेस को मिला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल है। पिछले 3 साल में अगर टूटी है तो शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी टूटी है। इनका नाम तक कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने अजीत दादा और एकनाथ को दे दिया है। ये जो बोलते थे कि वो गद्दार है, वो ओरिजिनल है, हम ओरिजिनल है। पवार या उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल है, तो आप ओरिजिनल नहीं हो, इस पर वोटर ने मुहर लगा दिए। ये जो मुझे लगता है साधारण 1 करोड़ के आसपास वोटर है जिनका वोटिंग हुआ है, और इसको हम सबसे बढ़िया ओपिनियन पोल बोल सकते हैं, एग्जिट पोल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल वोटर ने किया हुआ वोट है। लेकिन अभी भी ये बाज नहीं आ रहे, वो पकड़ के बैठे कि ईवीएम फिक्सिंग हुआ है, वोट चोरी हुई है, पैसा बांटा गया है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो उसका क्या करें? इनकी तकरार ये है, यानी पाकिस्तान जैसी है, कि पाकिस्तान बोल रहा है कि आप बुमराह को बॉलिंग क्यों देते हो, आप रोहित शर्मा को बैटिंग के लिए क्यों लाते हो, आप विराट कोहली को बैटिंग में, ओपनिंग में या मिडिल में क्यों भेजते हो? यानी आपके पास अच्छे खिलाड़ी है, उनको टीम में लाते हो, बस वही फ्रॉड है। अगर बीजेपी के पास साधन है, बीजेपी के पास कार्यकर्ता है, बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर उसका इस्तेमाल बीजेपी करेगी तो चुनाव में वो गुनाह कैसे हो गया? आप जाते तक नहीं हो।
आप जाते आपने कमेंटेटर मैच जीतने के लिए लगा दिए, जितने ज्यादा है हमारे कमेंटेटर, हर जगह पर रेडियो पर बोलेंगे, टीवी पर बोलेंगे हम मैच जीत रहे हैं, और हम मैदान में ही नहीं उतरेंगे तो जीतोगे कैसे? तो रणनीति वगैरह कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। लोकसभा विधानसभा चुनाव में हारने के बाद इन लोगों ने आज तक आत्म परीक्षण तक नहीं किया है, आत्मचिंतन नहीं किया है, ना अपनी गलतियां ढूंढी है, उल्टा ये आरोपबाजी में लगे रहे कि वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, ईवीएम हैक किया है। अरे अगर है तो चुनाव में उतरते क्यों हो? एक किसी मराठी डिबेट में देख रहा था, एक ने अच्छी बात बोल दी। किसी ने उनको पूछा कि मानो पवार और महाविकास आघाड़ी उद्धव का पानीपत हो गया, हमारे मराठी में पानीपत होना यानी सुपड़ा साफ हो जाना, कि पानीपत जंग में मराठे हार गए थे, उसको पानीपत एक कहावत बन गई। तो उसने बोला बिल्कुल नहीं, ये पानीपत नहीं है, पानीपत में मराठे लड़े थे और हारे थे, इसमें ये लड़े ही नहीं है, या ऐसे ही हार गए। इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को, तुमको लड़ना है तो लड़ो, हम नहीं आएंगे। उद्धव की तो आपको मालूम है, कोरोना में उद्धव की सबसे बड़ी स्लोगन क्या थी? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो जो उम्मीदवार लड़ेगा उसका परिवार उसकी जिम्मेदारी, पार्टी किसी जिम्मेदारी लेती नहीं। तो इस ढंग से अगर चुनाव होगा तो बुरे तरह से हारना। हाँ एक है मेरी तकरार जो है, जो मराठी मीडिया में सब ठिकरा उद्धव के सर पर तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि ये जो आज आज जिसकी मतगणना हुई, नतीजे सामने आए, ये चुनाव उद्धव ठाकरे लड़े ही नहीं थे, शरद पवार लड़े ही नहीं थे। इनकी चमचेगिरी करने वाले पत्रकार और मराठी मीडिया महायुति के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन वो तो मैदान के बाहर बैठा था। लड़ने वाला जो है वो मैदान के बाहर बैठा था, और ये जो थे खिलाड़ी वो अपना टेंट छोड़कर पिच पर जाते ही नहीं थे। तो बेचारे उद्धव को गाली क्यों दे रहे हो? उद्धव तो लड़ा ही नहीं, ना मातोश्री से बाहर निकला, ना मुंबई से बाहर निकला। देखो 288 288 अगर है तो उतने ही एमएलए है, जितने एमएलए महायुति के 3 पार्टियों के आए थे, लगभग उसी संख्या में उनके नगराध्यक्ष चुनकर आए। और अगर वहां चुनकर आई सदस्य संख्या, जिसको हमारे यहाँ नगर सेवक बोला जाता है, उनकी संख्या मानो 75 to 80% युति के आए, यानी 20-22% सिर्फ अपोजिशन को मिले हैं। और ये चुनाव आपको मालूम है बहुत छोटे छोटे इकाइयों में होते, छोटे चुनाव क्षेत्र में होते, तो मानो हर कोई वोटर है वो कैंडिडेट को जानता है। तो जिसमें जहां इन्होंने महाविकास आघाड़ी के चुनकर आए, उसमें आधे से ज्यादा पर्सनल लेवल पर आए, ना कि पार्टी लेवल पर आए। उनको लोग मानते हैं उनका वहां काम है इसलिए चुनकर आए, उसमें पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। हाँ, पार्टी की बात आप करोगे तो अजीत दादा हो या देवेंद्र हो, उनकी पार्टियां लड़ी है। और कांग्रेस का आंकड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का काम जो है वो 100 साल से भी ज्यादा उसकी जड़ें जमी हुई है। आजादी के पहले से कांग्रेस गांव गांव पहुंची थी, वो अभी भी जड़ें पक्की जहां है, वहां से कोई तो एक अंकुर निकल कर आता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, रणनीति की बात एक अलग जवाब है। रणनीति में देवेंद्र ने इनके सामने पत्ते खोल कर रखे थे, ये पत्ते देखने के लिए भी तैयार नहीं है। बोले तुम हारे हो, तुम ईवीएम चोर हो, तुम वोट चोर हो। अरे वो सामने पत्ते खोल कर रखे उसने। अब देखो एक बात आप समझो कि जहां ये तो लोकल लेवल के चुनाव होते, तो कार्यकर्ताओं के जो झगड़े होते वो हाईकमांड को वो सुलझाना मुश्किल होता है, तो कई जगह आपस में लड़ेंगे, ये भी तय हुआ था। और देवेंद्र ने 3 महीने पहले बता दिया था कि भाई एक बात समझ लो कि चुनाव अगर साथ नहीं लड़ोगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ो, लेकिन दोस्ती से लड़ो।
नतीजे आने के बाद साथ आने में शर्म नहीं आनी चाहिए, ये भी बता दिया था और खुलेआम बोला था, छुपा के नहीं। कार्यकर्ता मीडिया में उन्होंने बोला था कि हमने तय किया है कि जहां तक हो सके हम साथ लड़ेंगे, जहां पॉसिबल नहीं है ठीक है, मैत्रीपूर्ण दोस्ती फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन चुनाव के बाद हमारी ही संख्या सबसे बड़ी होगी, युति के ही सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये दूसरे के दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे, लेकिन जो ज्यादा संख्या में आएगा अगर उसका बहुमत नहीं है तो युति का जो उसके खिलाफ लड़ा है वो भी उसके साथ जाने वाला है। ये तो डिक्लेयर था ना, ये कहाँ छुपाया था? इसको रणनीति क्या, रणनीति आप समझ ही नहीं पा रहे हो। दूसरी बात है, जो देवेंद्र ने बोला था वही एकनाथ ने भी बोला था। उन्होंने कहा था ये छोड़ दो हम दूसरे के खिलाफ है या नहीं है, नतीजों के बाद हमारी संख्या सबसे ज्यादा होगी, हर जगह हम ही सत्ता में बैठेंगे। यानी दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे, अगर कार्यकर्ता नहीं मान रहे तो हमने परमिशन दिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ो, लेकिन बाद में इकट्ठा होना है। बाद में मेजोरिटी दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़कर भी, मानो तो ये शरद पवार उद्धव ठाकरे की है कि जाओ तुम बीजेपी के साथ लड़कर 60-70 एमएलए लेकर आओ, मैं और कांग्रेस मिलकर बाद में सरकार बनाते हैं। तो ये जो इनका गेम था, इन्होंने जो बोया था 2019 में, शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने जो बोया था उसकी ये फसल आई है। नहीं दुनिया देखो, बीजेपी की रणनीति भी समझना जरूरी है। देखो एक जब मुझे याद है जब गावस्कर वगैरह का जमाना था तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जबरदस्त होती हुआ करती थी, तो उसका कारण उन्होंने बताया था कि एक कोई बॉलर है इंडिया का हो या इंग्लैंड का हो, तो वो क्या करते थे, वो जो मैच का रिकॉर्डिंग होता था वो स्लो मोशन में चेक करते थे, इसकी एक्शन कैसी है, ऐसी एक्शन होगी तो बॉल कैसा पड़ेगा, उसका बाउंस कैसा होगा, स्विंग कैसा होगा, इसकी बारीकी से डिसेक्ट करके फिर उस आधार पर जो कोच था वो बैट्समैन को तैयार करता था। तो बीजेपी का जो तरीका है रणनीति का वो है, फायदा हो नुकसान हो फिर भी उसका वो परीक्षण करते, निरीक्षण करते। अब यहां रणनीति क्या है देखो, यहां रणनीति सिर्फ जीतने की नहीं है, सीट बंटवारे पर झगड़े चल रहे ये सब हम सुनते हैं, तो फिर सीट बंटवारे से एक दूसरे से लड़ते हैं, सीट बंटवारा नहीं होता, फ्रेंडली फाइट होती है, फिर भी जीतते क्यों है? और अकेली बीजेपी नहीं जीत रही, उनके दोनों दोस्त जीते विधानसभा में। जितने उद्धव ने 2019 में सीटें लाई थी 56, एकनाथ को टूटी हुई पार्टी है, एकनाथ का एक ज्यादा आ गया 57, यानी उसमें उद्धव का डाल दो तो 77 हो जाता है। अजीत दादा की पार्टी जो पवार के साथ थे तो 44 आए थे पवार के, अजीत दादा अकेला बीजेपी के साथ है फिर भी 40 से ज्यादा हो जाते। तो हम तो बढ़ेंगे लेकिन तुमको भी साथ लेकर बढ़ाएंगे, और अपोजिशन के लिए, हमारे विरोधियों के लिए जो स्पेस है वही खाते जाएंगे, यह रणनीति है। रणनीति समझ लो आप। मेरी एक नानी की कहानी मुझे याद आती है, दो कोई ऐसे एक गांव में आए और रात को फंस गए, तो बोले अभी क्या करेंगे, यही गांव में मुक्काम करते हैं। तो बोले क्या करना है, तो बोले हमारे पास थोड़ा अनाज है, कुछ चावल वगैरह पका के खाएंगे। 3 पत्थर इकट्ठा किए, चूल्हा बनाए और इधर उधर लकड़ी देख रहे तो लकड़ी नहीं मिल रही है, तो बोले तो रात को इतने अंधेरे में लकड़ी कहाँ से लाएंगे? तो एक सामने घर है उसका कंपाउंड दिखा दिया, उसमें तो लकड़ी लकड़ी लगी थी, तो बोले ये लकड़ी निकालेंगे, तो बोले पीटेंगे लोग। दूसरा बोला यार मेरे पास आइडिया है, बोला। ये दोनों जोर जोर से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज, और इतने गांव गांव में लोग जग गए, अरे क्या हो गया, आवाज कैसी आ रही है? तो उतने में उन्होंने गुस्से में
एक दूसरे से झगड़ा करते हुए एक दूसरे पर हमला करने के लिए उस कंपाउंड की 2-3 लकड़ियां खींच ली और एक दूसरे पर चलाने लगे तलवार जैसे। तो गांव वाले आ गए, अरे कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, ऐसा ऐसा था। बोला इसको बोल रहा था पिछले गांव में होटल में खाएंगे, ये नहीं सुना, अब देखो हम इधर भूखे मरेंगे या क्या करेंगे वो करेंगे। तो गांव वालों ने उनको समझाया, अरे दूर के गांव से हो, एक साथ प्रवास कर रहे हो, हाँ झगड़ा क्या करते हो, शांत हो जाओ। वो समझाते तो गांव वाले जाते, वही कंपाउंड से निकाली हुई 4 लकड़ी लेकर चूल्हा जलाते। तो यही महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में कुछ और नहीं हुआ है। अपोजिशन के कंपाउंड की लकड़ियां निकालकर महायुति ने अपना चूल्हा जलाया और उस पर उनकी खिचड़ी पक गई है, अब खाने को बैठ गए। और ये बोल रहे हैं कि कितने पागल हैं, आप आपस में झगड़ रहे थे, हमने इनको समझाया कि भाई एक गांव के हो, एक बिरादरी के हो, एक परिवार के हो, तो झगड़ना नहीं चाहिए। ये हमने कैसे समझाया, ये इसमें आत्मिक संतुलन में या क्या बोलते हैं उसको, ये मशगूल हो गए। लेकिन तुम्हारे कंपाउंड की 4 लकड़ी जलकर उनकी खिचड़ी पकी है, उस पर ध्यान नहीं है, या अभी भी वोट चोरी, ईवीएम उस पर ही। अरे तुम्हारा स्पेस खा गए हो। पिछले चुनाव में 2017 में यही चुनाव में बीजेपी के अकेले लड़ी थी बीजेपी, और बीजेपी के कुछ 1600-1700 कॉर्पोरेट नगर सेवक थे, इकाई सदस्य, आज वो कुछ 3300 हो गए, डबल हो गए। और ये अभी भी वोट चोरी में अटके हैं। इनके बड़े तो एकनाथ के भी बड़े हैं, अजीत दादा के बड़े, घटा ही किसका, सब इनका, कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट। तो ये रणनीति नहीं समझ पाए कि वो आपस में लड़ने का नाटक कर रहे हैं। और इनके चमचे पत्रकार जो है वो ऐसी हवाए ब्रेकिंग न्यूज बनाकर फैलाते हैं कि उसमें उद्धव ही फंस जाता है, पवार फंस जाता है। लेकिन मैंने, आपको याद होगा कि मैंने इसके पहले किसी पॉडकास्ट में आपके साथ बोलते हुए कहा था कि एकनाथ और देवेंद्र में से एक है, मैंने नाम नहीं बताया था, एक है जिसने मुझे बोला था कि आप ही बोलते हो कि इनके सामने हड्डी डालनी है तो हम झगड़े की हड्डी डाल देते हैं। तो ये झगड़े असली नहीं थे, दिखाने के लिए थे। अब देखो कोंकण में नारायण राणे के 2 बेटे, एक शिवसेना में है, एक बीजेपी में है, दोनों कनकौली में झगड़े, और एक का नगराध्यक्ष चुनकर आया, दूसरे की मेजॉरिटी में मिलकर। तो कुल मिलाकर एक ही घर, एक ही परिवार के हाथ में कनकौली की सत्ता आ गई। बिल्कुल। इसको रणनीति, ये रणनीति समझ में नहीं आता।